हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं और एक चीज़ और देख लेते हैं जो ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, इससे पहले जब हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि पहले वीडियो में रिवीजन कर लेते थे कि क्या पढ़ें, इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं मतलब, और दूसरा यही देखते थे कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियोज में या फिर आज से कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आपको और हमें भी। और वो ये होगा कि आज से हम लोग वीडियोज में एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, वो शायद आपको भी पसंद आएगी। और वो ये है कि हम लोग अब पढ़ाई करते टाइम जब पढ़ लेंगे तो लास्ट में एक दो क्वेश्चन करेंगे इसी से, है ना। जितना पढ़ेंगे उसी से क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड पर हो सकता है, लेकिन फिर आपको वो क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताना है। और साधारण सी बात है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, है ना, पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तभी आप बता पाएंगे, या उसके बावजूद आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज नई ऐड हो रही है आज से। तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन से संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं। अभी खास करके हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं 11वीं क्लास का, है ना, तो इससे आपको जानकारी मिलेगी। और चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमें पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं जगत प्रतिष्ठा, हमारा जीव विज्ञान चल रहा है, अध्याय दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, हम जगत प्रतिष्ठा पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि जगत प्रतिष्ठा शब्द सर्वप्रथम एच.ई. हिकल नामक वैज्ञानिक ने 1800 कितने में दिया था, 1886 ईस्वी में दिया था। समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा था कि इसको 5 भागों में बांटा गया है, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजियल्स, यूग्लिनाइड्स, औपन कवक और प्रोटोजोआ। तो हमने क्राइसोफाइटा पढ़ रखा है पिछले वीडियो में, डायनोफ्लेजियल्स पढ़ रखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? यूग्लिनाइड्स। देखिए यूग्लिनाइड्स, चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी या बात बताता हूँ, देखिए, या फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूग्लिनाइड्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए यूग्लिनाइड्स में यहाँ पर आगे में इतना मिटा दीजिए, अगर आप इतना छिपा दीजिए तो यूग्लिना लिखा हुआ दिख रहा है ना। मतलब कि इस जगत, इस जो भाग है, ठीक है, जो यूग्लिनाइड्स है, इसका जो प्रमुख जंतु है वो यूग्लिना होता है। ये देखिए क्या होता है, यूग्लिना दिख रहा होगा आपको, है ना, यूग्लिना होता है। तो यूग्लिनाइड का प्रमुख जंतु क्या है, यूग्लिना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें किस प्रकार के जीव रखे गए हैं, है ना। तो इसमें ऐसे जीव रखे गए हैं जिसमें जंतुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं और पादपों के भी। समझ में आया? मतलब कि जंतु की तरह प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं, सॉरी, पादपों की तरह, है ना, गलत बोल दिया हमने, पादपों, पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं। और मान लो कभी इनको धूप ना मिली, प्रकाश ना मिला, तो ये प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं या फिर पौधे पर आधारित होते हैं, है ना, उसी प्रकार ये भी फिर अगर इनको प्रकाश ना मिला तब ये परपोषी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब ऐसे स्वपोषी रहेंगे और क्या हो जाएंगे, परपोषी। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे गांवों में ऐसे चोरी बहुत होती है, वो दिन में आप लोगों के साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और रात में पता लगेगा कि चोरी हो गई। फिर कोई बोलता है कि यार कोई जानने वाला ही चोरी किया होगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये होते हैं, इनको आप पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिन में ये भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे। आप बात को समझिए, ठीक है, वो मैं उदाहरण के लिए बता रहा था। ठीक है, दिन में ये भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और जैसे ही रात हुई तो ये भी लग जाते हैं किसमें, जंतुओं का भक्षण करने में, परपोषी की तरह व्यवहार करने लगते। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसी में से कुछ टॉपिक चलिए हम लिखते हैं और उनको समझ भी लेते हैं। पहले सबसे नंबर अगर बात करें तो ये पाए कहा जाते हैं। तो नंबर 1 ये होते हैं जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, मतलब स्वच्छ जल में, जैसे आप तालाब में देख सकते हैं इनको। ठीक है, वैसे एक कोशिकीय होते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते, ये जल में पाए जाते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं।
मतलब स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तालाब में हो गया, गड्ढे में जो पानी, इन सब जगहों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। और एक कोष के होते हैं, मतलब आप इनको देख नहीं सकते नग्न आंखों से। अगर हम ऐसे देखना चाहें तो ये हमें नहीं दिखाई देंगे। इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी की, क्योंकि एक कोष के जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की। तो यूग्लिनाइड्स के अगर लक्षणों की बात करें तो पहला नंबर समझ में आ गया ना कि ये जलीय होते हैं, मतलब कि ये जल में पाए जाते हैं, ज्यादातर अलवणीय जल में पाए जाते हैं, है ना। मतलब तालाब के जल में, नदी के जल में, पोखर के जल में, ये सब जलों में पाए जाते हैं। शारीरिक संरचना की बात करें तो ये एक कोष के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोषण की बात करें तो ये मिश्रपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? मिश्रपोषी। अच्छा, मिश्रपोषी किसे कहते हैं, है कि नहीं? मिश्र का मतलब क्या हुआ? मिला हुआ, मिश्रण। मिश्रण का मतलब मिश्रण या मिक्सचर इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब मिक्सचर पोषण, मतलब ये इनमें जो पोषण होता है वो दोनों प्रकार का होता है। हमने जैसा कि बताया ना, ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी। इसी यूग्लिनाइड्स ही एक ऐसे जंतु होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी पहचान है इनकी कि ये यूग्लिनाइड्स ही एक ऐसे जंतु होते हैं जो मिश्रपोषी होते हैं, मतलब स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो पादपों और जंतुओं दोनों की तरह व्यवहार करता है, तब आपको क्या बताना है? यूग्लिना बताना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, एक कोशिकीय होते हैं, जलीय होते हैं, मिश्रपोषी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेलिकल का आवरण पाया जाता है, इसको पेलिकल बोलते हैं, और ये बना होता है प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से। मतलब जो इनका शरीर होता है, मान लीजिए ये इनका शरीर है, ठीक है, ठीक है। तो इनके ऊपर ये जो परत पाई जाती है, सबसे ऊपर एक परत पाई जाती है, ठीक है, उसको पेलिकल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पेलिकल। समझने के लिए समझ लीजिए, ये पेलिकल। मान लीजिए ये यूग्लिना है, ठीक है, ये यूग्लिना है। तो ये जो परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। और ये किससे बनी होती है? प्रोटीन से। समझ में आया? उसके बाद इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना है, ये भी इसका प्रमुख लक्षण है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक। आप पूरा लिख लीजिएगा वाक्य बना करके, ठीक। हम आधा आधा लिख रहे हैं या समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब हम अभी तक जितने भी पढ़े, हमने क्राइसोफाइटा पढ़ा, हमने डायनोफ्लेजेलेट्स पढ़ा, हमने यहाँ तक कि जीवाणु भी पढ़े थे, उन सभी में कोशिका भित्ति पाई जा रही थी। लेकिन ये एक ऐसे जंतु होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। समझ में आया ना? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये प्रमुख लक्षण है। ये ध्यान रखना, ये जिस पर हम टिक कर रहे हैं, ये प्रमुख लक्षण है इनके। इनमें किसी भी तरीके की कोशिका भित्ति नहीं होती। हाँ, कोशिका भित्ति की जगह पे ये आवरण होता है, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल। जैसे हम लोगों के शरीर पर ये आवरण है, स्किन है ना, आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग त्वचा बोलते हैं ना। इसी तरीके से इनके शरीर पर ये पेलिकल का आवरण, मतलब जो ऊपर की जो स्तर होता है उसको पेलिकल बोलते हैं। वो लचीला होता है, पन्नी झिल्ली की जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? झिल्ली के जैसी संरचना होती है यूग्लिना के ऊपर या फिर ऊपरी सतह पर झिल्ली जैसी संरचना होती है, जो किसकी बनी होती? प्रोटीन की। किसकी बनी होती? प्रोटीन की। उसी को पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये लचीलापन प्रदान करता है इसको, ठीक है। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसको हमने बड़ा बना दिया, छोटा बना देते हैं, या फिर देख लेते हैं इसको। कसाब पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बताया ना कि ये मान लीजिए कि ये कोशिका है, सही से बना देते हैं, थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये कसाब होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कसाब। समझ में आया? क्या बोलते हैं? कसाब। इन्हीं की सहायता से ये चलते हैं, ठीक है।
मतलब जल में तैरने के लिए, चलने के लिए कोई अंग चाहिए ना, तो वो क्या होता है, कसाब होता है। कसाब की सहायता से चलते हैं। तो दो कसाब होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। समझ में आया ना? कसाब किसका कार्य करते हैं? चलन अंग का कार्य करते हैं। जैसे हम लोगों के चलन अंग का कार्य क्या करता है? पैर करते हैं ना, इनमें पैर नहीं होते, पैर का कार्य क्या करते हैं? कसाब। कितने कसाब पाए जाते हैं? दो कसाब पाए जाते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख लक्षण हो गए इसके, यूग्लिनाइट्स के प्रमुख लक्षण हो गए। एक बार हम दोहरा लेते हैं। जल में पाए कहाँ जाते हैं? जल में। शारीरिक संरचना कैसी होती है? मतलब एक कोष की होते हैं या बहुकोष के होते हैं? शारीरिक संरचना एक कोष की होते हैं। मिश्र कोषीय होते हैं, मतलब कि स्वकोषी भी होते हैं और परकोषी भी होते हैं। उसके बाद है पेलिकल। इनके शरीर पर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? पेलिकल कहते हैं। ये लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। ये भी समझ में आया। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे क्राइसोफाइटा में, हमने देखा कि सिलिका की कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति की जगह पर ही मान लीजिए ये पाया जाता है, पेलिकल होता है। ठीक है, कसाब पाए जाते हैं, मतलब चलने के लिए इनमें कसाब होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। दो होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। समझ में आ गया ना? तो ये इनके कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आपको यूग्लिनाइट्स समझ में आ गया होगा ना? यूग्लिनाइट्स किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से जीव हैं? तो इसका जो उदाहरण के लिए प्रमुख जीव की बात करें तो वो है यूग्लिना। यूग्लिना। ठीक है, प्रमुख जीव की बात करें तो क्या कौन सा है? यूग्लिना। समझ में आ गया ना? तो यहां से ये देखिए, इसमें ये चीज ज्यादा जरूरी है और उदाहरण आपका जरूरी है। तो अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, अवपंक कवक क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हम लोग। देखते हैं अवपंक कवक। ठीक है, अवपंक देखिए, कवक तो नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपने गांव में यूज करते हैं, गांव में खास करके एक शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं इनको फफूंदी, बोलते हैं ना, अचार मुरब्बे में फफूंदी लग गई। हालांकि वो एक अलग प्रकार का कवक होता है ये। अच्छा, इनको अवपंक कवक को कवक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं किससे? कवक से। अवपंक कवक और कवक में अंतर होता है। ठीक है, हम एक कवक जगत इसके बाद पढ़ेंगे, एक बड़ा जगत है वो, है ना, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इनको जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे ना, लक्षण मिलजुल रहे थे तो सेम नाम थे भाई। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया सेम नाम है। यहाँ पर देखिए अवपंक कवक और कवक में मिल रहे हैं। हम इसमें अंतर पहले बता देते हैं आपको। अवपंक कवक और कवक में अंतर होता है। ठीक है, वो क्या अंतर होता है? सबसे पहला अंतर तो आप लिख सकते हैं कि ये जो कवक होते हैं, अवपंक कवक होते हैं, ये एक कोष के होते हैं। दो प्रमुख लक्षण होते हैं या अंतर होते हैं, समझ सकते हैं आप। तो अवपंक कवक क्या होते हैं? एक कोष की, केवल एक कोष की मिलेंगे, बहुकोष की मिल ही नहीं सकते। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जो कवक होते हैं ये कुछ एक कोष के होते हैं, ज्यादातर आपको बहुकोष के मिलेंगे। समझ में आया ना? पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक कोष के होते हैं केवल, ये बहुकोष के होते हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अवपंक कवक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, काइटिन की बनी होती है। किससे? काइटिन से। तो आपको यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि अवपंक कवक और कवक में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर ये अंतर समझ में आ ही गया है तो अब हम क्यों ना अवपंक कवक को सही से पढ़ लें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये लीजिए, मिटा दिया हमने इसको। और अब हम पढ़ रहे हैं अवपंक कवक। ठीक है, अवपंक कवक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये होता है कि ये सब मृतपोषी होते हैं। मृतपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतपोषी होते हैं, मतलब कि ये सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब मान लीजिए कहीं पर पत्तियां डाल दीजिए आप, सड़ जाती हैं तो ये वहां पर उगाते हैं।
ठीक, वहां पर आ जाते हैं और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मृत पोषी का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि वो जीव जो मरे हुए मृत जीवों से पोषण प्राप्त करता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मृत पोषी बोलते हैं। और उसके बाद ये एक कोशिकीय होते हैं, हमने पढ़ा इससे पहले है ना, अंतर में देखा ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। समझ में आया ना, एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है, इनका शरीर की जो संरचना होती है वो एक ही कोशिका से बनी होती है या एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो मृत पोषी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद और अगर बात करें तो ये प्लाज्मोडियम संरचना का निर्माण करते हैं, प्लाज्मोडियम संरचना बनाते हैं, प्लाज्मोडियम संरचना बनाते हैं। ठीक है, कैसी संरचना बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। अब मन में आ रहा होगा कि ये प्लाज्मोडियम क्या होता है। देखिए, जब चूंकि आपको एक बात तो कंफर्म है ना कि ये एक कोशिकीय होते हैं, समझ में आ गया। तो मान लीजिए ये एक अपंग कवक है, ठीक, ये तो और प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये अपंग कवक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इस तरीके से, ये लीजिए। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ में आया ना, उसी संरचना को ही प्लाज्मोडियम कहते हैं। मतलब अपंग कवक अनुकूल परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं या अपंग कवक आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। उसी संरचना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग भी देखते होंगे, साधारण जीवन में भी ऐसा होता है, जब अनुकूल परिस्थिति किसे कहते हैं, जब पूरी तरह से हमारे हिसाब से हो रहा हो, है ना, या फिर हम अपने आप को ठीक महसूस करें कि हाँ ठीक है, सुख के समय आप बोल सकते। जैसे होता है ना कि जब आप सुख में रहते हैं तब आपके साथ बहुत लोग आकर के जुड़ जाते हैं आपसे, कि भैया हम भी हैं तुम्हारे, हम भी तुम्हारे हैं। लेकिन जब दुख की परिस्थितियां आती हैं तो फिर क्या होता है, सभी लोग साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से ये कवक भी वही करते हैं। ये पता नहीं हम लोग इनसे सीखे हैं कि ये हमसे सीखे हैं। ठीक है, ये प्रकृति की है देन, आप कह सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या करेंगे, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, मान लीजिए बहुत तेज से धूप होने लगी, भाई इनके लिए तो ये क्योंकि नमी में पाए जाते हैं, नमी होती है ना, नमी होती है, सड़ा गला जहां होता है ये वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सड़े गले हो गए, ठीक है, तो वहीं पर पाए जाते हैं। मान लीजिए अब धूप खूब तेज हो गई, तो ये सब क्या करेंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, ये फिर अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आदमी करते हैं ना, दुख के समय में साथ छोड़ देते हैं, और ये देखिए ये भी साथ छोड़ दिए। अब इनको बोलते हैं फलनकाय। ये अगला है, समझ सकते हैं आप, चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर है, फलनकाय। समझ में आया ना, फलनकाय एक ऐसी संरचना होती है जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब अपंग कवक जो होता है, अपंग कवक होता है, वो क्या करता है कि प्लाज्मोडियम तो समझ रहे हैं आप, फलनकाय में क्या होता है कि जो अपंग कवक होता है वो अपने चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करता है। ये मोटा परत बना लिए मान लीजिए, ठीक है। फिर इसमें जो केंद्रक होता है वो विभाजित हो जाता है, एक केंद्रक, इसको हम बड़ा सा बना देते हैं कहीं पर, है ना, कहाँ बना दे भाई, इसको मान लीजिए ये बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए वो है फलनकाय, ठीक है। तो इसमें केंद्रक जो होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं, ये केंद्रक है, ठीक है, क्या है, केंद्रक, ठीक है। तो ये केंद्रक क्या हो गए, विभाजित हो गए, मतलब कि एक कोशिका के अंदर कई सारे केंद्रक बन जाते हैं, और इन केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली
की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, मतलब फलन का एक ऐसी संरचना होती है औपन कवक की, जिसमें औपन कवक अपने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण करते हैं जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग क्या होता है, जब ज्यादा ठंडी लगने लगती है तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, है ना। तो वो स्वेटर क्या करता है, हमें बचाता है प्रतिकूल परिस्थिति से ठंड न लगे। उसी तरीके से ये भी क्या करेंगे, अपनी चारों तरफ एक मोटा आवरण बना लेते हैं। मान लीजिए ये मोटा आवरण हो जाता है, ठीक है, ये मोटा आवरण बना लेते हैं, तो ज्यादा ठंड या गर्म का, धूप का इन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बरसात हुई, ठीक है, तो जब बरसात होती है तो इसमें से ये जो संरचनाएं हैं, ठीक है, ये बाहर निकल आते हैं। ये क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं और इस तरीके से कई सारे औपंक कवक का निर्माण करते हैं। समझ में आया ना। फलन का है, यहां पर दो चीजें प्रमुख देखिएगा। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक ऐसी संरचना है जिसमें कवक एक दूसरे, औपंक कवक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वही संरचना क्या कहलाती है, प्लाज्मोडियम। उसके बाद है फलन काय। तो फलन काय किससे कहते हैं, फलन काय प्रतिकूल परिस्थितियों में औपंक कवक अपने चारों तरफ मोटी भित्ति बनाता है या मोटा स्तर बनाता है सुरक्षा के लिए, कि वो मरे ना। ठीक है, और इसमें केंद्रक कई खंडों में मतलब केंद्रक का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली सब बन जाती हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां हट जाएंगी, मान लीजिए अनुकूल बरसात हुआ, अनुकूल परिस्थितियां, तो ये सभी केंद्रक मुक्त होकर के और प्रत्येक केंद्रक एक नए औपंक कवक का निर्माण करता है। ठीक है, इसी प्रकार इस तरीके से जनन भी करते हैं। तो आपको फलन का समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब इसमें बीजाणु कई सारे होते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं और नए फलन औपंक कवक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अब आपको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इनको लिख सकते हैं। फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने बताया। ये मृतपोषी होते हैं, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर, नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं अपना। ठीक है, ये एक कोशिकीय होते हैं, समझ में आया ना। ये प्लाज्मोडियम संरचना का निर्माण करते हैं। उसके बाद है ये फलनकाय संरचना भी बनाते हैं। तो हमने फलनकाय भी बता दिया और प्लाज्मोडियम भी बता दिया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख सकते हैं। अभी इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। प्रोटोजोआ। अगला क्या देखेंगे हम लोग, प्रोटोजोआ। ये देखेंगे कि भाई प्रोटोजोआ क्या है ना। प्रोटोजोआ के क्या लक्षण होते हैं, फिर प्रोटोजोआ को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। पहला नंबर तो देखिए, हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो सभी ये सभी क्या होंगे, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसको हम ऐसे बता करके विभाजित किए देंगे। प्रोटोजोआ जो होते हैं सभी जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं और परकोशीय होते हैं। ठीक है, इनको चलन अंग के आधार पर बांटा भी गया है, तो अब हम पहले वो देखते हैं। चलन अंग के आधार पर विभाजन। ठीक है, इनको देखिए, प्रोटिस्टा को इन 5 भागों में बांटा गया, फिर प्रोटोजोआ को फिर चलन अंग के आधार पर बांट दिया गया है, जिसमें से पहला नंबर है आपका अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ, समझ में आया ना, अमीबीय प्रोटोजोआ। उसके बाद है कसाभीय प्रोटोजोआ। कसाभीय प्रोटोजोआ, यहाँ पे हम सेम किए दे रहे हैं। ठीक है, पश्माभी प्रोटोजोआ। पश्माभी प्रोटोजोआ। चौथा है स्पोरोजोआ।
ठीक है। तो फिर प्रोटोजोआ को चलन अंग के आधार पर विभाजित कर दिया गया है 4 में। ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाबीय प्रोटोजोआ और पश्माबीय प्रोटोजोआ, स्पैरोजोआ, एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अभी इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे से समझिएगा, हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं भाई कि अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होते हैं। ठीक है। तो पहला नंबर तो ये है कि ये जो होते हैं ये दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। आपको पता होगा है ना, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तालाब का जल उदाहरण के लिए जैसे, और एक समुद्र का जल, मतलब एक मीठा जल एक खारा जल, दोनों में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कि इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो एक ही कोशिका की बनी होती है। और इनमें चलन अंग जो होता है, चलन अंग जो होता है कूटपाद, इनको कूटपाद बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ये अमीबा का मान लीजिए चित्र है। ठीक है। तो ये कैसे चलते हैं, ठीक है, आपने गुब्बारा, आपको उदाहरण के लिए आपको बता दो, एक गुब्बारा रख लीजिए, पानी भर लीजिए उसमें। ठीक है, आपको अमीबा का चलना समझ में आ जाएगा। तो आप जब गुब्बारे को पानी भर के आप उसे ऐसे धक्का देंगे तो वो ऐसे लुढ़कता हुआ आगे बढ़ेगा। पानी जैसे जैसे उसका अंदर का आगे बढ़ेगा गुब्बारा भी आगे बढ़ेगा है ना। तो उसी तरीके से इसमें का जो जीव द्रव्य होता है वो आगे की तरफ मूव करता है, गति करता है। तो इस तरीके से ये भी क्या करता है, गति करता रहता है, मतलब पूरे पानी में ऐसे कूटपाद की सहायता से, इन्हीं को कूटपाद बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कूटपाद। कूट का मतलब क्या होता है, झूठा, और पाद का मतलब क्या होता है, पैर, मतलब झूठे पैर। झूठे पैर का मतलब ऐसे पैर जो इसमें बनते बिगड़ते रहते हैं, इनमें कोई स्थायी अंग नहीं पाए जाते हैं कि हाँ ये चलन अंग है। लेकिन जो चलने के लिए जो संरचनाएं बनती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा है, तो ये देखो हमारी उंगलियां किस तरीके से मूव कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो ये जो उंगलियां हैं, ये देखो, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो इसकी सहायता से चल रहा है। अब ये देखो ऐसे चल रहा है, तो इन्हीं को हम पादाब बोलते हैं या फिर कूटपाद कहा जाता है। आ गया ना समझ में। तो ये हो गया चलन अंग किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है। और ये विभिन्न तरीके के रोग भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, अमीबा या एंट अमीबा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अमीबा या एंट अमीबा, इसके जो अमीबीय प्रोटोजोआ, इसके प्रमुख उदाहरण है अमीबा और एंट अमीबा। इसकी वजह से यहाँ पर यह भी ध्यान देना, जो एंट अमीबा होता है, हिस्टोलिका एंट अमीबा बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसकी वजह से जब कभी हम लोग जैसे पानी पिए मान लीजिए, या किसी प्रकार का दूषित भोजन करते हैं, तो अगर ये शरीर के अंदर चला जाता है तो इससे पेचिश हो जाती है। पेचिश की जो बीमारी होती है ना, जिसमें मल के साथ खून आता है, तब उसका जो कारण होता है, कॉज होता है, जिसके कारण पेचिश होती है, ठीक है, वो एंट अमीबा होता है। एंट अमीबा के कारण लोगों में पेचिश की बीमारी हो जाती है ना, पेचिश पड़ने लगती है उन्हें। तो इससे बचाव के लिए ये रहता है कि साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए और खाने को, भोजन को ढक के रखना चाहिए, इसीलिए बताया जाता है ना। तो और इसके लिए कुछ एंटी प्रोटोजोल ड्रग भी होते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के परमिशन के आप लोग वो ड्रग्स मत यूज कीजिएगा, है ना। हम केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं। फिर उसमें एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होती हैं, कुछ चलती हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल, है ना, और ऑर्निडाजोल इत्यादि। इस तरीके कई सारे ड्रग्स होते हैं, डॉक्टर लोग लिखते हैं, है ना, तो वो लोग अपना लिखते हैं। तो वो सब इनको नष्ट करने के लिए चलते हैं। जब कभी हमारे शरीर में चले जाते हैं तो ये सब दवाएं चलती हैं, जिससे कि एंट अमीबा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो
आपको अमीबीय प्रोटोजोआ समझ में आ गया ना, मतलब दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय चलन चलन क्या होते हैं, कूटपाद या अमीबा होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे बताइए आप लोग, कसाभीय प्रोटोजोआ, ठीक है। कसाभीय प्रोटोजोआ ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो चलन अंग होता है वो क्या होता है, कसाब, कसाब होता है, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका उदाहरण आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। इसे निद्रा, इसको निद्रा रोगाणु भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये किसी माध्यम से अगर हम लोगों के शरीर के अंदर चला जाता है तब ये क्या करता है कि हम लोगों को नींद आती है बहुत ज्यादा, है ना, सोने का मन करता है, आलस रहता है ना। तो ये ट्रिपैनोसोमा के कारण भी होता है, कई सारे रीजंस होते हैं हालांकि, है ना। तो ये भी हो सकता है इसके कारण, जब अगर ये शरीर में हम लोगों को प्रवेश कर जाता है तो हम लोगों को अधिक नींद आती है, मन करता है सोते रहें, है ना, कुंभकर्ण की तरह। कई लोग सोते हैं ना बहुत ज्यादा, दिन रात सोते रहते हैं, तो वो सब होता है, इसे निद्रा रोगाणु भी कहते हैं। तो सिंपली आपको केवल ये समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कसाभीय प्रोटोजोआ का नाम बताइए तो ट्रिपैनोसोमा, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निद्रा रोगाणु उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो आप ट्रिपैनोसोमा बताएंगे, ठीक है। उतना बड़ा है नहीं है, प्रमुख चीजें जो थी वो हमने बता दी हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पश्माभीय प्रोटोजोआ। जहां हम पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ कमरा है, बंद कमरा, काफी गर्म लगती है यहाँ पे, छत पर हैं हम लोग, है ना, इसलिए पसीना निकलने लगता है, दिक्कत तो है। चलिए लेकिन पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो कसाभीय प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया, पश्माभीय प्रोटोजोआ देखते हैं, ठीक है। इनमें ना ये सबसे पहला चीज तो एक कोशिकीय होते ही हैं, सभी प्रोटिस्टा एक कोशिकीय, ठीक है। चलन अंग जो होते हैं पार्श्व बोलते हैं इनको, पार्श्व बोलते हैं, ठीक है। और दो केंद्रक पाए जाते हैं, इनमें ये खास पहचान है कि इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। हम लिख देते हैं, अभी इसको समझा दे रहे हैं आपको। नंबर चौथा है प्रमुख, क्या क्या हो गया, ठीक है, परजीवी होते हैं, परपोषी, परपोषी होते हैं, ठीक है। उदाहरण पैरामीशियम, पैरामीशियम। इसमें क्या लक्षण है भाई, पश्माभी, पश्माभी का मतलब देख लीजिए, यहाँ पार्श्व छिपा हुआ है ना, चलन के आधार पर बांटा ही गया है, तो इसमें मतलब पार्श्व पाए जाते हैं। पार्श्व क्या होते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि कोई वो है, ठीक है, ये मान लीजिए पैरामीशियम, तो उसके शरीर पर चारों तरफ इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं। ये पैरामीशियम का चित्र है, ठीक है। हमने सब संरचनाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन समझने के लिए आपको, ये पैरामीशियम है। तो ये जो संरचनाएं हैं इन्हीं को पार्श्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्श्व। अब इसको चलना होता है तो ये कैसे चलता है, मान लीजिए ये अभी एक साथ अगर इनको पीछे की तरफ करेगा, जैसे हम लोग तैरते कैसे, ऐसे तैरते ना, मतलब कि हाथ से पानी को पीछे ढकेलते हैं, आपने भी तैरा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे कि ये कैसे चलते, इन्हीं पांच मुख से पानी को पीछे की ओर धकेलते, तो ये इस तरीके से आगे की तरफ गति करते हैं। समझ में आ गया ना, मतलब इससे पानी को धकेलेंगे पीछे, ऐसे करेंगे तो ये आगे की ओर जाएगा, यहाँ बोर्ड पे नहीं चल पाएगा, है ना, लेकिन पानी में इसी तरीके से गति करते हैं, ठीक है। और जलीय होते हैं, ठीक है। तो
पश्माभी प्रोटोजोआ एक कोष के होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोष के। चलन अंग क्या होते हैं? पाश्म। इनको इंग्लिश में सीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, दो केंद्रक पाए जाते हैं, हमने दिखा दिए यहाँ पर। मतलब कि एक ही कोशिका के या के अंदर दो केंद्रक, इससे पहले बाकी किसी में नहीं मिल रहा था जो कि, और ये परपोषी होते हैं, मतलब कि दूसरे छोटे जीवों को खा करके उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। आपने क्राइसोफाइटा पढ़ा, उसमें सुनहरे शैवाल देखे आपने, डायटम्स पढ़ा, तो ये डायटम्स को खाते हैं। ठीक है, डायटम्स को खा करके या फिर अन्य छोटे जो जीव हैं उन्हीं को खा करके अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो उदाहरण के लिए पैरामीशियम, समझ में आ गया ना आपको? अब एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्माभी प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में पाए जाएंगे। ठीक है, कैसे होते हैं? एक कोष के होते हैं। चलने के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, या फिर चलने के लिए जो अंग पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पाश्म। क्या बोलते हैं? पाश्म। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, परपोषी होते हैं, मतलब कि दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते, खा करके उन्हें। उदाहरण के लिए हमने देख लिया पैरामीशियम। तो अब हम उसके बाद अगला देखते हैं, और वो अगला कौन सा होगा हमारा? स्पैरोजोआ। आप लोग तैयार है ना पढ़ने के लिए? तो हम लोग देखते हैं स्पैरोजोआ। स्पैरोजोआ ये एक ऐसे जीव होते हैं, इसमें चलन अंग जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ठीक है, नहीं पाए जाते। इसमें किसी भी तरीके का पाश्म या सीलिया कोई भी अंग नहीं पाए जाएंगे। एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। नंबर तीसरे की बात करें तो ये द्विकोषीय होते हैं। द्विकोषीय होते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो इसमें प्लाज्मोडियम ठीक है, इसको मलेरिया परजीवी कहते हैं। यही सब पूछा जाएगा, यही सब इसमें इंपॉर्टेंट भी है ना। मलेरिया परजीवी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी कहते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या होता है, कैसे। स्पैरोजोआ हमने सभी में देखो एक चीज देखा ना, अमीबा में चलने के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं? कूटपाद। कसाभीय प्रोटोजोआ में कसाब पाए जाते हैं। पश्माभी में पाश्म पाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा है, स्पैरोजोआ ही एक ऐसा प्रकार है प्रोटोजोआ का जिसमें चलने के लिए कोई अंग ही नहीं होते। तो अब आपको मन में आ रहा होगा कि भाई ये चल के रोग कैसे उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये रोग उत्पन्न करते हैं। रोग समझ रहे हैं ना, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, स्पैरोजोआ तो ये रोग उत्पन्न। पहला चीज है कि इनमें चलने के लिए किसी भी तरीके के अंग नहीं पाए जाते। तो आपके मन में आएगा या फिर कोई मन में आता है कि ये चलते कैसे हैं। तो ये इनका जो जीवन चक्र होता है दो चरणों में होता है। ठीक है, इसीलिए इनको हमने यहाँ पर द्विकोषीय लिखा है। ये मच्छर की जो लार होती है ना उसमें पाए जाते हैं, मच्छर के लार में पाए जाते हैं। तो जब कभी मच्छर अगर किसी को काटता, मतलब कि वाहक की सहायता से जाएंगे। भाई आपको मान लीजिए कि चावल है रखा है, ठीक है, तो उसमें किसी तरीके का चलन तो है नहीं कि यहाँ से दिल्ली चला जाएगा अपने आप। मान लीजिए दिल्ली में जरूरत है तो वहां चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन उसको बस से ट्रक व्रक से किसी न किसी चीज से भेजा जाता है। मतलब उसको क्या बोलेंगे? वाहक, जिसके ऊपर से होकर जाता है वो। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये इसमें किसी तरीके का चलन अंग नहीं पाया जाता है, लेकिन यह वाहक से फैलता है, वाहक की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और वो वाहक कौन सा है? क्या नाम है? मच्छर होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से आप लोगों ने सुना होगा ना, मलेरिया हो जाता है।
और वो मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं होता, लेकिन अगर किसी मच्छर के लार में ये जंतु है, प्लाज्मोडियम है, तब आपको मलेरिया हो सकता है। ठीक है, और ये जा करके लीवर पे अटैक करता है। ठीक है, शरीर में संख्याएं बढ़ाता है। जब कई सारे हो जाते हैं तब धीरे धीरे व्यक्ति को ठंड लगना, बुखार आना, है ना, शरीर में दर्द और उसके साथ उल्टी, ये सब कुछ लक्षण होते हैं मलेरिया के। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि किसी तरीके का चलन नहीं पाए जाते, लेकिन ये वाहक की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, ये भी समझ में आ गया। द्विकोशिकीय होते हैं, मतलब कि आधा इनका जीवन चक्र जो होता है 2 चरणों में पूरा होता है। एक होता है मनुष्य में, दूसरा होता है मच्छर में। तो मच्छर जब काट लिया तो मान लीजिए उसने अपने मच्छर की लार में, इसका लार्वा होता है, ठीक, वो काट लिया, आपके शरीर में गया, लार्वा अंदर जा करके फला फूला, मतलब बच्चे दिए, अंडाणु बीजाणु उसके हुए। ठीक, मच्छर, फिर मान लो मच्छर सही है, उसने काटा, खून चूसा और वो जाकर के किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो उसको हो जाता है। तो इस तरीके से ये द्विकोषीय होता है। ये रोग उत्पन्न करते हैं, हमने बताया ना कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ये चीज समझ में आ गया ना। तो एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम पढ़ा, इससे पहले हमने अभी औपन कवक में भी प्लाज्मोडियम पढ़ा था। तो दोनों में अंतर समझ में ध्यान रखना है ना। यहाँ पर प्लाज्मोडियम एक जीव का नाम है और वहां पर प्लाज्मोडियम एक संरचना का नाम है। तो दोस्तों अभी और आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग का समय हो गया है कि हम लोग अब, आप क्विज कह सकते हैं या कुछ प्रश्न कह सकते हैं, देखते हैं। और इसको हम चूंकि मिटा लेते हैं पहले, और हम आपको 15 से 20 सेकेंड का समय हो सकता है दें, और फिर उसके बाद आपको वो आंसर बताना है। नहीं तो फिर नहीं बताओगे तो हम ही बता देंगे, है कि नहीं। नहीं बताओगे भाई तो क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो हैं पढ़ते हैं, हमको उन्हें ध्यान देना, आप नहीं बताओगे तो क्या होगा। चलो भैया, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मलेरिया रोग, या फिर मलेरिया परजीवी बोल सकते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम बताइए, का नाम बताइए। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। दूसरा लिख लेते हैं हम, पेलिकल क्या है। पेलिकल क्या है। ठीक है, हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, परजीवी का नाम क्या है, इसे हमने अभी पढ़ा है। पेलिकल क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। और हम 15 से 20 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, ये खड़े रहते हैं, आप लोग इसको पढ़ करके इसका उत्तर दीजिए। टाइम पूरा हो गया आप लोगों का, कमेंट करके आप लोग बता दिए होंगे, और आप लोग अपना उत्तर मिलान कर लीजिए। देखिए, मलेरिया परजीवी का नाम अभी हमने बताया था क्या, प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। अभी हमने पढ़ा इससे पहले, है ना। पेलिकल क्या होता है, यूग्लिना के ऊपर या फिर यूग्लिना पर एक प्रोटीन युक्त आवरण होता है।
यूग्लिना पर एक प्रोटीन युक्त आवरण होता है। ठीक है, आंसर हो गया। पेलिकल हमने पढ़ा था ना यूग्लिनाइड्स में कि यूग्लिना के ऊपर एक आवरण होता है जो किससे बना होता है, प्रोटीन से, उसी को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सभी के ये क्वेश्चन के आंसर सही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इससे थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है, हमें भी लगता है कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि भाई अगर हमारे पढ़ाने से आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, है ना। या तो ये हो सकता है, दूसरा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जगत प्रतिष्ठा यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।